हाय स्टूडेंट्स, आज है 1 अगस्त 2020 और वर्कशीट 12। आज की वर्कशीट में कक्षा 10 के लिए राजनीतिक विज्ञान दूसरा का सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग को आज संघवाद को और आगे जानना है। अगर आप नए हैं तो आप इसको पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जिन लोगों ने देखा है तो वर्कशीट 11 और 10 जिन्होंने भी देखा है तो उस 10 और 11 वर्कशीट में भी संघवाद की चर्चा हो चुकी है। तो हम आगे चलते हैं कि संघवाद में अब हमें इस वर्कशीट के माध्यम से क्या समझना है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। होता यूँ है कि संवैधानिक के रूप से केंद्र और राज्यों के संबंधों का कुछ प्रावधान किया गया है कि उसमें केंद्र को राज्य के साथ कैसे रहना है और राज्य को केंद्र के साथ कैसे रहना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर निर्भर करते हैं। खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, मतलब किस पार्टी की सरकार है और उस पार्टी में नेता किस विचारधारा के हैं, उनके विचार क्या हैं, ये भी शासन व्यवस्था पर बहुत मायने रखता है। हमने देखा है कि काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। मतलब जिस पार्टी का शासन केंद्र में होता है उसी पार्टी का शासन राज्य में भी होता है। और ऐसे में होता क्या है कि अधिकतर राज्य अपने स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते हैं, क्योंकि जब उसी पार्टी का केंद्र में शासन होता है और उसी पार्टी का राज्य में शासन होता है तो राज्यों के स्वायत्तता को विलोपित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से राज्यों में भी शासन चलाती है। चूँकि पार्टी एक ही होती है तो वहाँ पर राज्य के जो अधिकार होते हैं उनमें कमी देखने को मिलता है, उनको कम ही चीज़ प्राप्त हो पाता है क्योंकि वो सारा कुछ केंद्र के अधीन चलता है। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन का मतलब ये होता है कि सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक पार्टियों को मिल करके सरकार बनाना, बहुमत इकट्ठा करना। और जब दो या दो से अधिक पार्टियां बहुमत इकट्ठा करती हैं तब जाके कोई गठबंधन सरकार बनता है। और इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा है। छोटे छोटे जो दल होते हैं उनका भी महत्व बढ़ा, चूँकि उनको गठबंधन में लेने के लिए उनकी कुछ विशेष मांगों को पूरा करना होता है, जो कि उनका मांग उनके स्वायत्तता के अनुसार होता है। और इससे राज्यों का जो है केंद्र के प्रति राज्य जो है केंद्र से अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांग लेते हैं और फिर अपने राज्य या अपने क्षेत्रीय विकास के लिए वो ज़्यादा कार्य करते हैं और इसमें केंद्रीय मुद्दा बहुत मायने नहीं रख पाता है। वैसे ही कह रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। भारत बहुत विशाल है, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है और राज्य भी ज़्यादा हैं। भारत 28 राज्यों का संघ है। तो इस तरह से सिर्फ 2 स्तर की केंद्र और राज्य की सरकार से भारत की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्ति के केंद्र को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि राज्य और केंद्र से भी बढ़ा करके उसको निचले स्तर तक, मतलब भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण गांवों से हुआ है, तो गांवों के स्तर तक शक्ति को ले जाया जाए, सरकार को ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाए। इसी को शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती है, स्थानीय सरकार मतलब वहीं हमारे गांवों की सरकार, हमारे नगरों की सरकार, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब सत्ता का केंद्र कोई एक नहीं हो करके सत्ता के अनेक केंद्र होंगे जो कि स्थानीय स्तर पर भी होंगे और वो हमारे स्थानीय समस्याओं का निराकरण करेंगे, स्थानीय समस्याओं को सुलझाएंगे। और राज्य और केंद्र के सरकार की अपेक्षा स्थानीय संस्थाएं या स्थानीय सरकारें स्थानीय समस्याओं को बखूबी जानती हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो इस चीज़ को सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही दूर किया जा सकता है। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। मतलब कि 1992 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया और इस गठन के फलस्वरूप स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। इन्हें गाँवों में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका
कहा गया। हम देखते हैं कि गांव में पंचायतों का गठन होता है और नगरों में नगर निगम या नगर पालिका का गठन होता है, और वो सभी स्थानीय स्तर पर जो शक्तियाँ उनको मिली होती हैं और जो भी साधन मिले होते हैं, उन साधनों से स्थानीय समस्याओं का निराकरण बहुत तुरंत कर लेते हैं, स्थानीय समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय लोगों को मिल रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इस संघवाद से और इस शासन व्यवस्था से और कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं इस वर्कशीट में। इन प्रश्नों को अब हम हल करते हैं। प्रश्न 1 है, कराए कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें भी प्रभावित करती हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो हमने पहले ही देखा है कि कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातें संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, निर्भर करती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के अलावा बहुत सी बातों पर निर्भर होती है संवैधानिक व्यवस्था। खास करके शासक दल, यहाँ लिखेंगे शासक दल और राजनैतिक विचारधारा संघीय व्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली में आपकी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार। हम इसका जिक्र भी कर सकते हैं कि हमारे दिल्ली में आपकी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ये बीजेपी का एजेंडा कुछ और है और आपका एजेंडा कुछ और है। तो इन दोनों के एजेंडा और विचारधाराओं की वजह से संघीय व्यवस्था प्रभावित होती है। इस चीज़ को आप लोग इस उत्तर में लिख लेंगे। ठीक, होती है। दूसरा प्रश्न है, राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भाव बढ़ा है, इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं? यह बिल्कुल जरूरी है। होता क्या है कि केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो राज्यों की स्वायत्तता का ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन गठबंधन की सरकार में राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भाव बढ़ा है। राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भाव बढ़ा है, जिससे कि राज्यों का ज़्यादा विकास होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिससे राज्यों का ज़्यादा विकास होता है। ठीक है। तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है और इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं। तो ऐसे में हम बिहार का उदाहरण भी दे सकते हैं। बिहार में गठबंधन सरकार है, जिसमें बीजेपी और जदयू, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और जदयू तथा लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। चौथा प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक होता है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से स्थानीय समस्याओं का
समस्याओं का निदान तुरंत होता है, जो कि बड़े संघीय क्षेत्र में संभव नहीं है। इसीलिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। यहाँ लिख दीजिएगा, इसीलिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट 12 है ये कंप्लीट हुआ, और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट प्रतिदिन आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।